डाउनलोड करोगे तो उसमें 8 स्लाइड्स जो है ना अवेलेबल है आपके पास। और CW पे भी कर दूंगा इंशाल्लाह आज। अच्छा जी, रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर द कम्युनिटी ऑफ लाइफ, हमें एक दूसरे की जो है ना रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। हमें एक स्पीशी को दूसरी स्पीशी के साथ जो है वो जो इंटर कनेक्ट करना है एक दूसरे के साथ, हमने एक दूसरे को यूटिलाइज करना है, तो वो हमें जो है ना उसकी रिस्पेक्ट भी करनी पड़ेगी और केयर भी करनी पड़ेगी। जैसे कि रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं, हम रिसोर्सेज की केयर कैसे कर सकते हैं कि हम जो है ना, हमें पता है कि हमारे पास पीने का पानी जो है वो अवेलेबल नहीं है, स्कार्सिटी है उसकी। तो फिर क्या करेंगे हम, जो है हम उसको रिड्यूस करेंगे, उसके वेस्ट को जो है ना मिनिमाइज करेंगे, ताकि कम से कम जो है ना पानी हम वेस्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा उससे हम फायदा उठा सकें। तो ये कम्युनिटी ऑफ लाइफ के रिस्पेक्ट और केयर में आ जाता है। और उसके बाद जो है आपके पास इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, इम्प्रूव करें कि आप अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग की जो है सराउंडिंग है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करें, एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करें, क्लीन वाटर आप ड्रिंकिंग के लिए इस्तेमाल करें। तो ये कब होगा, जब हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी, टेक्नोलॉजी मौजूद होगी हमारे पास, हम अपने रिजर्वायर्स को बैलेंस तरीके से जो है ना यूटिलाइज कर रहे होंगे। तीसरा है कि कंजर्व द अर्थ विटिलिटी एंड डाइवर्सिटी, कि हमें जो उसकी वर्सटाइल नेचर जो है अर्थ की, उसको मेंटेन रखना है, उसको कंजर्व रखना है, महफूज करना है, और उसकी डाइवर्सिटी को, मतलब उसमें जो स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं उनको हमने जो है ना कंजर्व करना है। ये ना हो कि हमारी जो है ना वहाँ से कोई ना कोई स्पीशी आए दिन जो है ना वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए या मूव कर जाए, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाए। जैसे मैंने एग्जांपल दी, डिफॉरेस्टेशन करते हो तो बर्ड्स जो है वो मूव कर देते हैं। अगर आप इंडस्ट्री लगाते हो और इस इंडस्ट्री से फ्लू गैसेस निकल रही हैं, तो क्या होगा जी, आपका जो है उस एरिया की एयर जो है वो सांस लेने के काबिल नहीं है। तो बर्ड्स जो हैं वो सेंसिटिव होते हैं एज कम्पेयर टू ह्यूमंस, उनका तो वो वहां से मूव कर जाते हैं, क्योंकि उनको गैसेस जो है अब अपवर्ड मूव करती हैं। तो वो अपवर्ड जब फ्लाइंग करते हैं तो वहां पे उनको ब्रीथ करने में मुश्किल होती है, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो इसलिए फिर वो उन एरिया से मूव कर जाते हैं। हमें अपने नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को की डिप्लीशन को मिनिमाइज करना है, और वो हम कैसे कर सकते हैं, हम पढ़ के हैं कि हम अगर नॉन रिन्यूएबल की बजाय हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें, तो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं उनकी डिप्लीशन जो मुसलसल होती जा रही है वो कम हो सकती है। हम इतनी क्वांटिटी में जो है ना यूटिलाइज करें नॉन रिन्यूएबल को कि हमारे फ्यूचर के लिए वो बचे रहें, ठीक है। तो साथ इसके साथ जो है ना रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे भी आ जाओ। कीप विद इन द अर्थ कैरिंग कैपेसिटी, हमें अपनी अर्थ की जो कैपेसिटी है उसके अंदर ही रहना चाहिए। हमें ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ना करें कि हमें जो है हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो एक टाइम आए कि ख़त्म हो जाए, ठीक है, फिर फ्यूचर के लिए फ्यूचर जनरेशन के लिए वो रिसोर्सेज ही ना रहें। या यूं कह लो कि आप एग्रीकल्चर लैंड की बात कर लेते हैं, हमें अपनी एरिया में उतनी फसल जो है ना कल्टीवेट करनी चाहिए जितनी हमारी ज़रूरत है, ठीक हो गया। ज़्यादा भी कर सकते हैं, ज़्यादा का मतलब ये है कि आप फिर उसको एक्सपोर्ट कर दोगे, विद इन सिटीज़ कर दोगे, पाकिस्तान नेशनल लेवल पे ही एक्सपोर्ट कर रहे हो आप, ठीक है। लेकिन क्या हो कि आपका इन्वायरमेंट जो है वो डिग्रेड ना हो, इस कैपेसिटी में आपने जो है, अब ये ना हो कि आप सारी लैंड को जो है ना रेजिडेंशियल एरियाज बना दो रहने के लिए। सर्वाइवल के लिए घर भी जरूरी है, लेकिन साथ एग्रीकल्चर लैंड्स भी जरूरी हैं, क्योंकि क्रॉप्स लेनी है। तो इस चीज को बैलेंस रखना होगा। चेंज द एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस, हमें अपना बिहेवियर चेंज करना होगा। रिसोर्सेज को यूटिलाइजेशन करने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे कहते हैं ना कि कूड़े को जो है ना जगह जगह ना फेंको, उसको एक जगह पे प्रॉपर जगह पे डंप करो। तो ये हमारी प्रैक्टिस है कि हम जो है ना किस तरह से अपनी रिसोर्सेज की केयर करते हैं। इनेबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट्स, हर कम्युनिटी को इस चीज़ पे अवेयरनेस दी जाए
कि जी आपका ये आपका एरिया है, ये आप लोगों ने ही साफ सुथरा रखना है, ओनरशिप लेनी पड़ेगी। फिर कहता है प्रोवाइड अ नेशनल फ्रेमवर्क्स फॉर द इंटीग्रेटिंग डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन, कि आप जो है नेशनल लेवल पे कोई ऐसी जो है ना डेवलपमेंट लेके आओ, इस तरह की पॉलिसी बनाओ कि जिससे हमारा जो है ना एनवायरनमेंट वो उसमें डेवलपमेंट भी हो, हमारे जो है कम्युनिटी में चीज़ें रिसोर्सेज की फ्राहमी भी इक्वलिटी में आ जाए, लेकिन और साथ ये हो कि आपका जो एनवायरनमेंट है या आपकी जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी कंजर्व है। क्रिएट अ ग्लोबल अलायंस, अगर अगर आप सोसाइटी को सस्टेनेबल करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ग्लोबल अलायंस भी करने पड़ेंगे। मतलब आप देखो, अगर पैसे ही नहीं होंगे तो आप जो है ना अगला बिजनेस कैसे करोगे। हमें, अगर हम एक चीज़ ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम उसको एक्सपोर्ट करके उनसे इकोनॉमी अपनी बेहतर कर सकते हैं, तो ये ग्लोबल अलायंस में आ जाती है। हम, हमारे यहाँ मेडिसिन नहीं होती तो हम बाहर से मेडिसिन मंगवा लेते हैं गुड हेल्थ के लिए, तो ये भी क्या किस जो है ना सस्टेनेबल सोसाइटी का हिस्सा है। प्रिंसिपल्स जो है ना वो मेजर जो अगर मैं बात करूँ तो उसको समराइज करूँ जो ऊपर बताए हैं, कि हमें रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन द फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंस है उसको कम करें, ताकि और मिनरल्स के ऊपर जो है नेचुरल मिनरल्स जो एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में उनके ऊपर जो डिपेंडेंस है उनको कम से कम किया जाए और उनके अल्टरनेटिव्स के ऊपर जाया जाए। दूसरा कहता है कि हमें सिंथेटिक केमिकल्स के इस्तेमाल के ऊपर नहीं जाना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल सब्सटेंसेस और नेचुरल प्रोडक्ट्स जो है वो यूटिलाइज करनी चाहिए। मेडिसिन के लिए हमें जो है एंटीऑक्सीडेंट प्लांट्स जो होते हैं जिनमें मेडिसिन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हम उनसे एक्सट्रैक्ट करें। जैसे कहते हैं ना हकीम जड़ी बूटियों से जो है ना दवाइयाँ बनाते हैं, तो वो नेचुरल है, हमें उन ज़्यादा से ज़्यादा वो यूटिलाइज करें ताकि साइड इफेक्ट्स ना हो। केमिकल्स के डिस्चार्ज जो है वो अलग से प्रॉब्लम है। रिड्यूस द इंक्रोचमेंट अपॉन नेचर, अब मतलब ये ना हो कि आप जो है ना घर के घर बनाते जा रहे हो, सोसाइटीज पे सोसाइटीज काटते जा रहे हो, नेचर नेचर खत्म करके, एग्रीकल्चर लैंड्स फॉरेस्ट को जो है ना डिफोरेस्टेशन करके हमने वहाँ जी फार्म हाउस बनाना है, ठीक है, ऐसा भी ना हो। और फिर कहता है मीट द ह्यूमन नीड्स फेयरली एंड एफिशिएंटली, कि हमें हर रिसोर्सेज को सब इंसानों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ठीक है, फेयरली एंड एफिशिएंटली। एफिशिएंटली का मतलब है कि आपको उस चीज़ को, जैसे अब देखो खाना बनाना है, हमने 10 बंदों का खाना बना लिया, 10 बंदों का खाना हमने जो है ना काफ़ी ज़्यादा बना लिया, उसमें से जो बच गया उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर लो बजाय वेस्ट होने के, तो उस हमने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर लिया है। तो ये हमारे पास सस्टेनेबिलिटी प्रिंसिपल्स हैं जो कि सस्टेनेबल सोसाइटी को क्रिएट करने के लिए, डेवलप करने के लिए हमें इस चीज़ को फोकस करना होगा, अदरवाइज जो है वो हमारी सोसाइटी में सस्टेनेबिलिटी नहीं आएगी। इश्यूज भी, जहाँ सस्टेनेबिलिटी अचीव होती है लेकिन उस सस्टेनेबिलिटी में को अचीव करने में कुछ इश्यूज भी आते हैं, वो कौन से हैं? ग्लोबल लेवल के ऊपर वो कहता है ओजोन डिप्लीशन है, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जिसको कहेंगे, एयर पोल्यूशन है, ये ग्लोबल लेवल में ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ठीक है, ओजोन डिप्लीशन है या क्लाइमेट चेंज है। रीजनल और नेशनल और एरिया लेवल के ऊपर जो है ना लोग एक बड़े एरिया के ऊपर या एक सिर्फ एक कंट्री के ऊपर, एक सिटी के ऊपर अगर मैं बात करूं, या आप जनूबी पंजाब की बात करो या आप अपर पंजाब की बात करो, ठीक है, तो या आप पूरे पंजाब की बात करो, ये रीजनल हो जाते हैं, नेशनल पूरा पाकिस्तान हो जाएगा, और एरिया लेवल का मतलब है सिटी टू सिटी या डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट वेरी करता है। इसमें हमारे पास इश्यूज क्या हैं? वाटर पोल्यूशन है, वाटर डिप्लीशन है, आपके पास एग्जांपल देख सकते हो हमारे यहाँ पे रहीमिया खां में पानी, पीने का पानी जो है वो हर जगह पे अवेलेबल नहीं है, मीठा पानी, ठीक है, तो क्यों? क्योंकि वाटर रिसोर्सेज जो हैं वो वहाँ पे वो मीठे पानी के रिसोर्सेज वहाँ पे डिप्लीशन हो गई है उनकी, या उसकी जो है ना सॉल्ट्स की तादाद इतनी है कि वो पीने के काबिल नहीं है, स्कैरसिटी है। डिफॉरेस्टेशन है, फिशरीज डिप्लीशन है, अब फिशरीज जो है ना उसका हंट करते जो, और एट द एंड वो सारी फिशरीज जो है उस एरिया में से लोग सिटी में से या उस
जो है ना सूबे में से, प्रोविंस में से, वो वहाँ से डिप्लीशन की तरफ जाती हैं। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है कि आप जो है ना जो यूँ कह लो कि ऐसे स्पीशीज हैं जो रेयर हैं, आप उनका शिकार कर लोगे तो क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी है। या आप जो है डिफॉरेस्टेशन करते हो तो उस एरियाज में जो बर्ड्स हैं, उस एरिया में जो एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं वो वहाँ से मूव कर जाएंगे, तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है। डेजर्टिफिकेशन का मतलब है कि आपके कुछ ऐसे एरियाज हैं जो डेजर्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। एंड एरोजन का मतलब है ज़मीनी कटाव आ रहा है। जब आप दरख्त काटते हो तो वो ज़मीन में वो सख्ती नहीं रहती, ठीक है। कहते हैं ना कि पहाड़ और दरख्त जो है ना वो ज़मीन के कील है, ठीक है, वो इस चीज़ को पकड़ के रखते हैं, ज़मीन को सख्ती प्रोवाइड करते हैं। लोकल लेवल पे कह सकते हो कि आप एक फील्ड की बात करते हो, नहीं कि एक खेत की बात करते हो, एक घर की बात करते हो, एक विलेज की बात करते हो, ये एक लो और छोटा लेवल हो गया, ठीक है। ग्लोबल से नेशनल और रीजनल पे आए, रीजनल और से हम जो है ना वो लोकल लेवल पे आ गए। लोकल लेवल में सस्टेनेबिलिटी सोसाइटी को डेवलप करने के लिए क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, वो कहता है सॉइल लॉसेस, सॉइल की फर्टिलिटी जो है ना डिस्टर्ब होती है। लॉस ऑफ सॉइल क्वालिटी, केमिकल्स और केमिकल प्रॉपर्टीज और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती हैं आपके पास। लॉस ऑफ फार्म इनकम्स, जैसा कि अब यूँ समझो कि कोई बीमारी लग गई है और वहाँ के फार्म में जो जानवर आपने रखे हुए थे वो सारे के सारे जो है ना मरने के उस पे आ गए, तो आप उस सस्ते में बेचोगे, कुछ मर भी जाएंगे तो हमारे लोकल एरिया के जो फॉर्म्स हैं उनकी इनकम को नुकसान पहुंचेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए वो कहता है कि हमें वी शुड लिव विद इन द एनवायरमेंटल लिमिट्स के अंदर रहना पड़ेगा। फिर अचीविंग अ सस्टेनेबल इकोनॉमी, हमें अपनी जो है ना सस्टेन करनी पड़ेगी, ठीक हो गया। प्रमोटिंग गुड गवर्नेंस का मतलब है हमें जो है ना लॉज को, रूल्स को फॉलो करना होगा, हमें इस चीज़ की लोगों को प्रैक्टिस करवानी होगी कि जी आप जो है ना ये वाले मेजरमेंट्स लें, ये वाले कंट्रोल्स लें, देन आप जो है ना आपकी सोसाइटी जो है वो सस्टेन रह सकती है। यूजिंग साउंड साइंस रिस्पॉन्सिबिली का मतलब ये है कि आप साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज जो हैं वो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को यूटिलाइज करो जो डेवलपमेंट हो चुकी हैं, ताकि आप जो है कम से कम वेस्ट प्रोड्यूस करो, कम रिसोर्सेज में ज़्यादा फायदा ले सको। इंश्योरिंग अ स्ट्रॉन्ग है और हेल्दी एंड जस्ट सोसाइटी, इसका मतलब है कि अगर आपने अपनी सोसाइटी को स्ट्रांग रखना है तो उसमें आपको उसकी हेल्थ के लिए मेजरमेंट्स लेने पड़ेंगे। वो कौन लेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी तो हमारी ये सारी की सारी जो है ना इसकी डेफिनेशन ही है कि विदाउट कंप्रोमाइजिंग द रिसोर्सेज एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशंस, ठीक है। तो अगर हेल्थ अच्छी होगी तो तभी हम जो है ना फ्यूचर हमारी जनरेशन जो है वो सेफ रहेगी। वहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिसोर्सेज मौजूद होंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज होगी, तो हमारी जो है ना सोसाइटी जो है वो स्ट्रॉन्ग उस पर समझ लो कि पॉइंट पे होगी कि वो स्ट्रांगली डेवलप कर सकती है, वो अपन सेल्फ सस्टेन हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इसके थे और गोल्स क्या हैं जी, हर बंदे को चाहिए। अब अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमारा गोल क्या है, हमारा हमारा गोल ये है कि हर बंदे को कंट्रीब्यूट करना है। अगर ये हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए तो हमारी हर ऑल स्टेक होल्डर्स शुड बी इन्वॉल्व इन टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑल स्टेक होल्डर्स में एनजीओ भी आ जाती है, गवर्नमेंट भी आ जाता है, प्राइवेट ओनर्स भी आ जाते हैं और प्राइवेट सेक्टर्स भी आ जाते हैं और हम लोग भी आ जाते हैं, सिविल सोसाइटीज भी आ जाती हैं। कहता है कि ये सिर्फ पॉलिटिशियंस का काम नहीं है या पॉलिसी मेकर्स का काम नहीं है कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पॉलिसी बनाएं और पॉलिटिशियन उस पॉलिसी के ऊपर साइन करें और कहेंगे लो जी इम्प्लीमेंट करा दो। ऐसे नहीं हो सकता। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो इस तरह से अचीव नहीं की जा सकती। वो अचीव कैसे की जा सकती है कि हमें हमें बताना है। देखो एक किसान है, किसान कहता है कि भाई अब मैं एक एग्जांपल, कल की बात है, रात की बात है, हम डिस्कस कर रहे थे
इंडिया में और पाकिस्तान बांग्लादेश में। आपको पता है पाकिस्तान की सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो है ना ऑर्डर जरदारी और नवाज शरीफ के दौर में जो है वो मूव कर गया इंडिया और बांग्लादेश। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी क्राइसिस थे और लेबर महंगी थी। उसका हमें नुकसान हुआ कि पाकिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट सेक्टर था टेक्सटाइल, और अच्छे खासे पैसे जो है ना वो हमें कमा के देता था। अब क्या हुआ, जब वो ऑर्डर उधर चला गया तो मिलें बंद हो गई। अब बहुत अच्छा पाकिस्तान के पास जो है ना मौका था। लॉकडाउन है इंडिया में भी और उसमें बांग्लादेश में भी, इंडस्ट्रीज बंद है और पाकिस्तान की प्रोडक्ट की जो है ना डिमांड भी ज़्यादा है बाहर के मुल्कों में, क्वालिटी है हमारे कपास में। अब इन्होंने कहा कि जो है ना हमें जो है ना, उनको पता था ताजरों को, इन्होंने कहा गवर्नमेंट को कि भाई हमें जो है ना चाइना से इंपोर्ट करवा दें कपास, ताकि हम अब ये यूरोप का और अमेरिका का ऑस्ट्रेलिया का सारा ऑर्डर जो है जो हमें हमारे पास आ रहा है हम उसको कंप्लीट कर सकें। माशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट इतनी अक्लमंद है, उन्होंने 150 मिलियन टन अपनी कपास बाहर बेच दी। अपनी कपास जो है ना वो बाहर भेज दी, बजाय मंगवाने के अपनी कपास अपने रिसोर्सेज ही बाहर भेज दिए। अब टेक्सटाइल वालों इंडस्ट्री वालों ने जो ताजिर हैं उन्होंने ये अब मेरे ख्याल से एक आधे हफ्ते में जो है ना उन्होंने धरना देना है। उन्होंने कहना है कि कीता तुसी साढ़े हमारे पेट पे तो लात मार दी है। मुल्क का भी ज़र मुबादला जो उन्होंने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करके जो पैसे लेके आने थे वो भी गए। तो ये किसने बताना है? ये हमने बताना है, किसान ने बताना है, इंडस्ट्री वाले ने बताना है मुझे ये चीज चाहिए गवर्नमेंट को, अगर हमें अपने सिस्टम को सस्टेन करना है। यू हैव टू रिमाइंड पॉलिसी मेकर टू मेक द डिसीजन टू प्रोटेक्ट योर फ्यूचर। ठीक हो गया? तो यू कैन रिमाइंड देम कि आपने बताना है कि मुझे बेटर जो है ना फ्यूचर चाहिए, मुझे जॉब अपॉर्चुनिटीज चाहिए, तो भाई ऐसी डेवलपमेंट करो, इंडस्ट्री लगाओ बेशक, ठीक है, रिसोर्सेज को यूटिलाइज करो, उसकी एक्सपोर्ट करो, उससे इकोनॉमी कमाओ, लेकिन जॉब क्रिएशन हो, बेटर फ्यूचर हो हमारा, क्लीनर सिटीज हो, डेवलपमेंट ऐसी करो जिससे आपके रिसोर्सेज जो हैं वो पोल्यूशन ना क्रिएट करें, आपका पोल्यूशन ना हो, सिर्फ फायदा ही फायदा हो, प्रोडक्ट्स सेल करो, ये ना हो कि आप अपने इन्वायरमेंट को डिग्रेड करते जो प्रोडक्ट के चक्कर में। और मोर इक्वालिटीज, अगर हर बंदे को रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज की इक्वल होनी चाहिए। ये सब चीजें जो है ना अगर ये होंगी तो देन हमारा फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो सकता है, हमारा जो है सस्टेनेबल सोसाइटी बन सकती है, हमारी कोई भी सोसाइटी जो है वो तभी बन सकती है और हम उसके अंदर हेल्दी और खुशी से जो है ना वो जिंदगी गुजार सकते हैं। ये हमारे सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट के गोल्स हैं। और प्रॉब्लम्स हैं कि प्रॉब्लम्स वो इश्यूज वाली बात है कि ये थोड़ा सा और प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो डिस्टर्ब होगी कब? जब पॉवर्टी होगी। कैसे पॉवर्टी होगी? मतलब लोगों के पास पैसा नहीं है कि वो नेचुरल गैस के ऊपर इन्हिसार कर सके, सिलेंडर फिल करवा सके कुकिंग के लिए, एग्जांपल दे रहा हूँ जैसे, तो क्या करेंगे? वो लकड़ी काट देंगे, चीपेस्ट सोर्स है, ठीक है। जब दरख्त काट देंगे तो आपका एनवायरनमेंट के एक सोर्स कम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करता है, फ्रूट का दरख्त है तो वो फ्रूट भी देता है, फूड चेन भी डिस्टर्ब हुई, उसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी भी चेंज हुई कि वो हो सकता है उस दरख्त के ऊपर जो है वो किसी न किसी बर्ड ने जो नेस्ट बनाया हुआ था तो वो भी नुकसानदेह। और ये कब होता है? ये कब होता है? जब पॉपुलेशन इंक्रीज करती है, जब प्रेशर होता है, पॉपुलेशन का साइज बड़ा होता है तो रिसोर्सेज उतने हैं नहीं, ठीक है। जब रिसोर्सेज कम होंगे तो उनकी डिमांड ज्यादा होगी तो वो महंगे भी, उनकी प्राइस ज्यादा होगी, तो इस वजह से फिर जो है ना गुर्बत आती है। जब गुर्बत आएगी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो गुर्बत के चांसेस ज्यादा हैं, तो ये फिर आपके सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट को डिस्टर्ब करते हैं। वो कैसे करते हैं? वो एग्जांपल बता दिए कि लोग जो है फिर दरख्त काट के जलाना स्टार्ट कर देते हैं, सस्ता सोर्स है एनर्जी के लिए। ह्यूमन एंड देयर एनवायरमेंटल सफर्स, जब एनवायरमेंट पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो यानी कि ह्यूमन ज़्यादा होंगे तो हमारी डिमांड भी ज़्यादा होगी, हम रिसोर्सेज भी ज़्यादा यूटिलाइज करेंगे,
तो वो अल्टीमेट अगर वो एनवायरनमेंट को सफर पे बैड इफेक्ट कर रही है तो हमारी सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट भी डिस्टर्ब होगी। कैसे कर सकते हो? हमें इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। इको फ्रेंडली जो है ना टेक्नोलॉजीज को प्रैक्टिस में लाना होगा। फिर कहता है कि हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को बचाना होगा, प्रिजर्व करना होगा। और ये कैसे कर सकते हैं? हम अवेयरनेस प्रोवाइड करके, हम अपने लोगों में, प्रेजेंट जनरेशन्स में अवेयरनेस प्रोवाइड करें अबाउट द रिसोर्सेज, कि हाउ वी कैन सेव और प्रिजर्व आवर रिसोर्सेज। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दी, टूथब्रश करते हुए भाई टैप वाटर जो है वो बंद कर दिया। अगर टैप बंद कर दोगे तो वाटर की जो है ना कम से कम पानी इस्तेमाल हो जाएगा, वही फ्यूचर के लिए नीचे ग्राउंड वाटर में बचा रहेगा। एंड ऑल्सो इंश्योर द प्रोडक्टिव एसेट्स अवेलेबल फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। हमें ये इस चीज़ को भी जो है ना करना है कि हमारे जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स हैं या वैल्यूएबल एसेट्स हैं वो उनकी अवेलेबिलिटी रहे फ्यूचर्स के लिए, ये ना होगा ना रहे। ठीक हो गया? तो और टेक्नोलॉजी जैसे इस्तेमाल करनी चाहिए जो नीड टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट विच हेल्प टू कंजर्व रिसोर्सेज। ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप करो और उनको इम्प्लीमेंट करवाओ जिससे हमारे रिसोर्सेज की डिप्लीशन ना हो और वो महफूज रह सके। फिर कहता है प्रिवेंट अननेसेसरी पोल्यूशन, हमें अब पोल्यूशन को रिड्यूस करना होगा। ठीक है? और हेल्प रिस्टोर द एनवायरनमेंट, और नेचुरल एनवायरनमेंट को रिस्टोर करने में हेल्प आउट करना पड़ेगा। हमें दरख्त लगाने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा दरख्त लगाने पड़ेंगे ताकि हमारा जो है एनवायरनमेंट जो है वो रीस्टोर हो सके। हम क्या कर सकते हैं जी? सजेशन क्या है कि हमें सोशल अवेयरनेस लोगों में देनी पड़ेगी, उनका एटीट्यूड जो है ना चेंज करने के लिए। हमें ऐसे जो है ना एक्शन लेने पड़ेंगे कि जिससे हमारी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब हो रही है वो ना हो। हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। और उसका इम्पैक्ट इन्वायरमेंट के ऊपर क्या है उस चीज को भी हमें देखना पड़ेगा। फिर कहते हैं मिस्टेक्स, हमें अपने पास्ट की मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना, कि हम अपने रिसोर्सेज को जाया कर रहे थे तो अभी भी जाया ही करेंगे हमारी हम। ठीक है? मतलब अगर हम यूं समझ लो कि हर बंदा जो है ना, पाकिस्तानी कौम की नेचर है ये शहनशाही चाहते हैं। ठीक है? हर बंदा जो है वो अपनी प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन पे सफर करना है। ट्रांसपोर्ट जो है प्राइवेट इस्तेमाल करोगे तो रिसोर्सेज इस्तेमाल होंगे, अगर आप पब्लिक इस्तेमाल करोगे तो एक ही बस में जो है ना 100 बंदा 50 बंदा सफर कर लेता है, वो वही 50 बंदा अगर अलग अलग आएगा तो 50 लीटर्स लगेंगे। और अगर एक ही बस में आ रहे हो, समझ लो जस्ट एग्जांपल है कि तो वो उसकी फ्यूल कंजप्शन जाहिर सी बात है कम होगी एज कम्पेयर टू 50 लीटर्स, वो 2-3 लीटर में आ जाएगी। ठीक? तो ये इस चीज को हमें, और हमें अपने डिग्रेडेशन होने से बचाना है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, हाउ यू कैन, हाउ द सोसाइटी कैन बी सस्टेन। ठीक है? हाउ यू कैन बिकम अ सस्टेनेबल सोसाइटी। आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो वो किस तरह से आप उसको जो है ना सस्टेनेबल कर सकते हो। व्हाट इज द सस्टेनेबल प्रैक्टिस फॉर द सस्टेनेबल सोसाइटी, क्वेश्चन ये आगे। ठीक है? डेमोन्स्ट्रेट दैट सस्टेनेबल प्रैक्टिस फॉर द सस्टेनेबल सोसाइटी। उसमें 6 स्टेप्स हैं। वी शुड यूज द रिन्यूएबल रिसोर्सेज फॉर द एनर्जी। कौन से? पहला पॉइंट देखो, ये यहाँ से स्टार्ट कर। सोलर, सोलर एनर्जी इस्तेमाल करनी चाहिए। बिकॉज वाई? बिकॉज इट इज अ क्लीन सोर्स ऑफ क्लीन एनर्जी। ठीक है? देन वी शुड इंश्योर द सेफ्टी ऑफ एनवायरमेंट और ह्यूमन बींग्स। हमें ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी चाहिए जो कि हार्मलेस हो। ठीक है? हम सस्टेनेबल प्रैक्टिस में यही है कि ऐसी ऐसा एक्शन लेना हो जिसका कोई नुकसान ना हो। ठीक हो गया? तीसरा कहता है कि वी शुड केयर द पीपल्स।
sustainable practice ensure the strong social relationship between the communities or यूं हाँ between community and environment. Caring for people, उसमें क्या है कि लोगों की रिस्पेक्ट करनी होगी, लोगों के अब देखो एक दूसरे को अगर पसंद नहीं करोगे तो मार दोगे, एक दूसरे को लड़ पड़ोगे, जब लड़ाई होगी तो फिर लड़ाई वो एक बड़ी बड़ी लड़ाई हो जाती है, कत्ल हो जाते हैं, ठीक है। तो केयरिंग करनी होगी लोगों की प्राइवेसी, लोगों के स्पेस के, आप लोगों को कितना स्पेस रखना है, इस चीज की केयर करनी होगी, अदरवाइज जो है ना सस्टेनेबल प्रैक्टिस डेवलप नहीं हो सकती। देखो ना गरीब लोग हैं, गरीब की केयर नहीं करोगे तो बेचारा भूखा मर जाएगा। अफोर्डेबल, ठीक है, प्रॉफिट विद केयर, हमें ऐसे बिजनेस जो हैं वो डेवलप करने होंगे जो कि अफोर्डेबल है, जिससे हमें पैसे मिल सकें। प्रॉफिट विद केयर, प्रॉफिट विद केयर, पैसे भी मिले और लोगों को जॉब क्रिएशन। एफिशिएंटली रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना होगा, मतलब एफिशिएंटली कैसे कर सकते हो कि आपकी कॉस्ट कम पड़े, ऐसे रिसोर्सेज इस्तेमाल करो जिनमें कॉस्ट कम पड़ती है, ठीक है। रनिंग विद लेस, कम एनर्जी, देखो ना वो इंजन जो हैं, गाड़ियों के इंजन जो हैं, यूरो 2 की एग्जांपल मैं देता हूँ, वो कम उसकी जो इंजन की कंजप्शन ऑफ फ्यूल है वो कम है पहले वाले इंजन, पर टेक्नोलॉजी आपने इस्तेमाल की जिसमें लेस एनर्जी यूटिलाइज की है, ठीक हो गया, एफिशिएंटली। और फिर वेस्ट अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो उस वेस्ट को रिसाइकिल करो, उसको वेस्ट को वेस्ट ना रहने दो, डंप ना करो, पोल्यूशन का कॉज ना बनने दो, उसको क्या करो, रिसाइकलिंग करो, क्रिएटिंग नो वेस्ट, रिसाइकल करो, देन योर सोसाइटी बिकम सस्टेनेबल। ये आपके 6 स्टेप्स हैं। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि हाउ द सस्टेनेबल सोसाइटी कैन बी डेवलप, तो उसके लिए क्या है, सस्टेनेबल प्रैक्टिस है, वो सस्टेनेबल प्रैक्टिस के 6 पॉइंट्स हैं। इन 6 पॉइंट्स के नाम लिख के इनको एक एक लाइन में जो है हेडिंग के साथ जो है वो एक हेडिंग लिखी, नीचे उसको एक्सप्लेन कर दिया 1 से 2 लाइनों में, ठीक हो गया। तो ये आपके पास जो है इसके थी आज का लेक्चर था, थिंक नहीं बल्कि ये तो मेरे ख्याल से पिछला लेक्चर था जो कि कंप्लीट करना था। अब जो है मैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की बात करते हैं। ये बहुत ज़्यादा आसान है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये वाला टॉपिक जो अभी पढ़ाने लगा हूँ। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हमें पता है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं, दोज रिसोर्सेज विच कैन बी रिप्लेस्ड और रिसाइकल रीजनरेटेड ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड दे विल नेवर रन आउट, वो कभी खत्म ना हो, जैसे सूरज की रोशनी कभी खत्म ना होने वाली, ठीक है। तो विंड्स है, हमेशा चलेंगी, जब तक क़यामत नहीं आ जाती हवाएं चलेंगी। क्यों हवाएं क्यों चलती हैं, ये आपको बेहतर पता होगा कि सोलर एनर्जी की वजह से, सूरज की रोशनी की वजह से एयर के मॉलिक्यूल्स हीट अब्जॉर्ब करते हैं, वो गर्म होने के बाद एक्सपैंड करते हैं, वो अपवर्ड मूव करते हैं, उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, ऊपर अपवर्ड मूव करते हैं, नीचे से जो है ना ठंडी हवाएं जो दूसरे सराउंडिंग के मॉलिक्यूल्स हैं उसकी स्पेस को फिल करते हैं, इस तरह एक फ्लो बनता है एयर का, ये हवाएं चलती रहती है मुसलसल। तो ये भी वाटर पावर जो है, वाटर जो कहते हैं ना कि mass कैन नॉट बी जनरेटेड और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन नॉट अनदर थिंग, ठीक है। ये हमारे मैथ्स का ये है कि वाटर जो है वो क्लीन वाटर से सी वाटर में चला गया, ग्राउंड वाटर से ग्लेशियर से रिवर्स में, रिवर से सी में, सी से फिर उसमें क्लाउड से फिर बारिश होगी और फिर जो है इस तरह ये साइकिल चलता रहता है। तो ये ऐसे रिसोर्सेज हैं रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज के जिससे हम बार बार जो है ना वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। पहली बात करते हैं सोलर पावर की। सोलर पावर में सोलर पावर हम किस तरह जनरेट कर सकते हैं, उसके लिए हमें सोलर सेल्स की जरूरत होती है। सोलर सेल्स को फोटो सेल्स भी कहते हैं, क्यों, बिकॉज दे कन्वर्ट द फोटोन्स ऑफ सनलाइट, ठीक है।
जो सनलाइट के अंदर फोटॉन्स हैं उनको ये कन्वर्ट करता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डायरेक्टली ये सूरज से रोशनी लेते हैं और उसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते हैं इनटू इलेक्ट्रिसिटी। सोलर सेल जो है इनकी मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत महंगा है, बहुत महंगे मटेरियल से जो है ना ये बनते हैं, और जो इसके लिए मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है वो टॉक्सिक मटेरियल होता है, इसीलिए जो है ना लेकिन जब ये एक दफा सोलर पैनल बन जाए तो इस जब ये बन के आपके सामने प्रोडक्ट में आ गया, फिर ये कोई पोल्यूशन नहीं क्रिएट कर रहा। जब ये वेस्ट होगा, जब इसका मटेरियल जो है वो वेस्ट होगा, वो आपका आपने डंप कर दिया वो प्लास्टिक, ठीक है, या वो मटेरियल डंप कर दिया, देन वो आपका वेस्ट है, देन वो आपके पोल्यूशन क्रिएट कर सकता है। लेकिन जब ये बन गया आपके पास एज अ प्रोडक्ट आ गया, तो वो कॉन्टिन्यूसली कोई पोल्यूशन कॉज नहीं कर रहा, और इसके लिए जो है ना मेंटेनेंस भी जो है ना वो कम चाहिए होती है। सोलर से अब देखो हम अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी जो हम कोल से, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से बना रहे हैं, जैसा कोई कोल पावर प्लांट्स हैं पाकिस्तान में, एक सेकंड बचेगा। जी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर आ रही है। यहाँ पे लाइट चली गई है। अच्छा चलो ठीक है, अरे लाइट चली गई क्या चक्कर है, चलो खैर चल रहा है लाइट। जी सोलर पैनल्स की बात करें तो सोलर पैनल्स की मेंटेनेंस जो है वो कम होती है। देखो अगर आपने ग्रिड स्टेशन लगा लिया बड़ा, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में थर में और साहिवाल में कोल प्लांट्स हैं, कोल से हम जनरेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब उस इलेक्ट्रिसिटी को उस जगह से मूव करने के लिए, दूसरे सिटीज में ले जाने के लिए कितनी लंबी लंबी वायर्स चाहिए होती हैं, ठीक है, उनकी मेंटेनेंस करना मुश्किल है, ठीक है, उन पर कॉस्ट लगती है। फिर ग्रिड स्टेशंस बनते हैं, ग्रिड स्टेशंस की भी जो है ना इंडिविजुअल ग्रिड स्टेशंस की मेंटेनेंस होती है, तो बहुत ज्यादा मेंटेनेंस है। सोलर सेल्स में आपने उसी लोकेशन पे लगाना है। इसका एक और ये भी फायदा है कि ये जहां पे चाहिए इलेक्ट्रिसिटी वहीं पे लगाओ, घर में लगाओ, घर अपने घर की कंप्लीट कर लो। सड़क पे लगानी है, सड़क पे लाइट जलानी है, तो वो उसको वहीं पे लगा दो लोकेशन। कोई वायरिंग की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा, कोई ग्रिड स्टेशन की जरूरत नहीं है, कोई मेंटेनेंस की इतनी जरूरत नहीं है, थोड़ी सी मेंटेनेंस चाहिए होती है। कहता है दिस मेक्स सोलर सेल्स आइडियल फॉर यूज इन द रिमोट लोकेशंस। रिमोट लोकेशंस वो होती हैं जहां पे आपके पास फैसिलिटीज कम होती हैं, जैसा कि मैं कहता हूँ कि वहां पे जाने के लिए रोड्स नहीं है, ठीक है, सॉलिड रोड्स नहीं है, कच्चे रोड्स हैं। अब वहां से शहर में से जो है ना गाड़ी जाएगी स्पेशल रिमोट एरिया में कि भाई ग्रिड स्टेशन खराब हो गया, तो वहां पे जाना मुश्किल है, वहां पे मेंटेनेंस करने के लिए मशीनरी नहीं अवेलेबल। पहले सारी मशीनरी लेके जाओ बेशक वहां पे, जैसे ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, आपने देखा होगा गांव में, वो दो दो दिन तक तो वो आते ही नहीं है मेंटेन, उसकी जो है ना रिपेयरिंग हो गई, तो डिफिकल्टीज हैं। एंड अदर रिसोर्सेज ऑफ, और दूसरी इलेक्ट्रिसिटी के रिसोर्सेज जो है वो एक्सपेंसिव भी पड़ते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी पड़ती है इलेक्ट्रिसिटी की, वायर्स की कॉस्ट भी है। तो ये क्या है, हमारे पास चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है सोलर एनर्जी जो है, और वो कहाँ से प्रोड्यूस होती है, सोलर सेल से। एफिशिएंसी क्या है, सोलर सेल जो है ना वो आपकी सूरज की रोशनी का 25% जो है उसको कन्वर्ट करता है इनटू इलेक्ट्रिसिटी। अब मैं बात करता हूँ कि इस चीज को बड़ा समझने की जरूरत है। सोलर सेल जो है ना वो सूरज की रोशनी में सिर्फ 25% सूरज की रोशनी को क्यों कन्वर्ट करता है, क्योंकि सूरज की रोशनी के अंदर 5 से 8% जो है ना वो यूवी लाइट्स की रेडिएशन होती हैं, 2 से 3% इसके अंदर गैमा रेडिएशन होती हैं। फिर आप पहले गैमा होती हैं, ठीक है, फिर आपके पास यूवी रेडिएशन का रीजन आता है, और उसके बाद आता है विजिबल रीजन, विजिबल रेडिएशन का रीजन आता है। उसकी 300 350 से लेके 800 850 नैनोमीटर की वेवलेंथ की जो रेडिएशन है ना सूरज की रोशनी में, वो आपके पास मैक्सिमम जो है ना वो
डिफरेंट सोर्सेज में डिफरेंट परसेंटेज दी हुई है। मैं कहता हूँ वो मैक्सिमम 45%, ठीक है, मैक्सिमम 45% विजिबल लाइट है आपकी सूरज की रोशनी में, और बाकी की जो है वो IR रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन है। आपका सोलर सेल जो है वो सिर्फ कौन सी लाइट को कंज्यूम करता है, सिर्फ कौन सी लाइट को कन्वर्ट करता है इनटू इलेक्ट्रिसिटी, विजिबल लाइट को, ठीक है। विजिबल लाइट का 25% जो है वो उसको कन्वर्ट करता है इनटू इलेक्ट्रॉन्स। आपने सुना होगा कि सोलर सेल्स, सॉरी, उसमें एटम के अंदर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, जब ये फोटॉन्स आपके पास आते हैं सोलर सेल्स पे, इसमें जो मटेरियल लगा होता है, जो मेटल लगी होती है, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं। वो कैसे होते हैं, वो उसके बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आते हैं, और कंडक्शन बैंड से वो ट्रांसफर हो जाते हैं इनटू लाइंस जो आपने उसके लिए बिछाई हुई है या आपने उसके लिए स्टोरेज बनाई हुई है, वो बैटरी के अंदर स्टोर होते जाते हैं, ठीक है। कहता है कि सोलर सेल सफर फ्रॉम अ लो एफिशिएंसी, इसकी बड़ी लो एफिशिएंसी है, क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर, ठीक है। जितनी ज्यादा लाइट विजिबल, देखो मेरी बात, अब ये चीज ये ना समझना कि गर्मी में, बहुत गर्मी में जो है ना आपका बहुत जो है फुली कंप्लीट लाइट है तो इसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, नहीं, वो फिर उसकी वजह से उसका बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से भी इसकी एफिशिएंसी लो हो जाती है। लाइट इंटेंसिटी का मतलब है, मैं विजिबल लाइट की बात कर रहा हूँ। विजिबल लाइट जितनी ज्यादा सूरज की रोशनी में होगी उतना ज्यादा आपके पास उसकी एफिशिएंसी आएगी। अब देखो बादल हो रहे हैं, बादल हो रहे हैं, तो और उसकी लाइट जो है वो कितनी आई है, विजिबल रेडिएशंस कितनी पास होके आई है। विजिबल रेडिएशंस की जो वेवलेंथ होती है वो छोटी होती है एज कंपेयर टू यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशंस की जो नैनोमीटर है वो 200 300 नैनोमीटर है। नैनोमीटर जितना छोटे में मतलब नैनोमीटर 10⁻⁻⁹ है ना। अब जितना ज्यादा छोटी वैल्यू होगी उतना ज्यादा वो जो है उसका आपके पास वेवलेंथ उतनी ज्यादा है, ठीक है। नैनोमीटर्स, ठीक हो गया, कम है, 200 है, तो उसकी वेवलेंथ ज्यादा है। जो 300 से और 800 के दरमियान है, ये छोटी वेवलेंथ की वैल्यू इसकी नैनोमीटर की ज्यादा है, लेकिन वो अगर आप उसको 10⁻⁻⁹ मतलब 300 नैनोमीटर 10⁻⁻⁹ को कन्वर्ट करोगे तो वो ज्यादा छोटी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होगा, मैथ में इतना इस्तेमाल किया होगा जी। वो कहता है दिस इज बिकॉज लाइट विद इनफ एनर्जी कॉजेज, ये जो कह रहा है ना लाइट विद इनफ एनर्जी, वो कौन सी लाइट की बात कर रहा हूं मैं, विजिबल लाइट की। मैसेज तंग कर रहे हैं जी। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी a solar panel can produce depend on two factors। हमारे पास जो सोलर सेल्स होते हैं, ये लार्ज अमाउंट ऑफ सोलर सेल्स, नंबर ऑफ सोलर सेल्स एक पैनल के अंदर लगा दिए जाते हैं तो ये एक पैनल बन जाता है। ये जो है ना आपके पास यहाँ पे दिखाए हुए हैं, एक सोलर सेल से एनर्जी इतनी प्रोड्यूस नहीं होती, उसकी एफिशिएंसी इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो आपके जो है ना एक अप्लायंस को डायरेक्ट एक सोलर सेल जला दे, नहीं। एक पैनल के अंदर लार्ज नंबर ऑफ सोलर सेल्स बिल्ट इन किए होते हैं और हर सोलर सेल जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो अगर आपके पास एक पैनल पे 50-100 सोलर सेल्स लगे हुए हैं तो वो कंबाइन पूरा पैनल जो है उसकी एक कैपेसिटी है कि वो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वो आप उसको स्टोर करके यूटिलाइज कर देते हो, ठीक है। ये दो चीजों पे डिपेंड करती है, उसके सरफेस एरिया पे और उसके लाइट इंटेंसिटी पे, कि आपका सोलर पैनल कितना सरफेस एरिया, उसका सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतने सोलर सेल्स होंगे, ठीक है। सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके मतलब सोलर सेल्स की तादाद के साथ, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतने ज्यादा सोलर सेल्स लगे होंगे। और लाइट इंटेंसिटी, लाइट की जो शिद्दत है वो देखो सुबह के टाइम कम होती है, फिर जैसे जैसे दोपहर होती है थोड़ी ज्यादा होती है, फिर शाम को कम होती है। तो उसी तरह से जो है ना सोलर एनर्जी की प्रोडक्शन भी इसी हिसाब से होती है कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही है सुबह कम होगी क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी कम है, फिर बढ़ती जा रही है और फिर
डिक्लाइन होती जा रही है और रात में होती नहीं है, तो इसलिए रात में वो प्रोड्यूस ही नहीं करते हैं। प्रोड्यूसिंग इनफ इलेक्ट्रिसिटी टू पावर अ टाउन, अगर आपको एक पूरा टाउन जो है ना रोशन करना है, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो आप जो है ना वो एक पैनल, दो पैनल, तीन पैनल से नहीं, लार्ज नंबर ऑफ हंड्रेड्स और थाउजेंड सोलर पैनल्स आपको बिल्ट इन करने पड़ेंगे, देन वो पूरे टाउन की एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करें। हाँ, लेकिन अगर आपने घर के लिए करना है, तो आप एक छत पे अपने लिए, अपने घर के लिए लगा सकते हो सोलर पैनल्स, और अपने हाउस होल्ड की जो है ना ज़रूरियात इलेक्ट्रिसिटी की है वो पूरी कर सकते हो। इससे प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि जी ये रात में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है, जितनी अगर, हाँ, अगर वो आपको रात में इलेक्ट्रिसिटी सोलर से ही चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप जो दोपहर की दिन के टाइम, डे टाइम में जो सोलर एनर्जी जो है ना इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो रही है, उसको आप बैटरी लगा के स्टोर कर लो, और स्टोर करने के बाद रात को उसको यूटिलाइज कर लो। तो ये इस तरह से किया जा सकता है। साइंटिस्ट जो है ना वो मजीद डिवाइसेस जो हैं वो डेवलप कर रहे हैं, जिससे जो है ना एफिशिएंटली, मोर एफिशिएंटली जो है ना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सके। और सोलर सेल्स विच रिक्वायर लेस पोल्यूटिंग केमिकल्स, ऐसे मटेरियल्स का बनाए जाएं जो कम से कम जो है आपके पास वेस्ट प्रोड्यूस, उसका केमिकल वेस्ट जो है वो कम से कम हो। ये देखो, उसने एक गाड़ी है और इसके ऊपर सारी उस गाड़ी को जो है ना उसने पैनल लगाए हुए हैं, तो इसकी इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो इसी सॉरी जिस इलेक्ट्रिक कार समझ लो, ठीक है, इलेक्ट्रिक कार इस्तेमाल कर लो, बजाय कि आप नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जल कर के ऊपर जाओ, पेट्रोल और डीजल जलाओ। बेहतर है कि आप जो है वो अपने सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाओ, और उससे हम जो है ना इलेक्ट्रिक कार्स को ड्राइव कर सकते हैं। और ऐसे मटेरियल्स बना रहे हैं साइंटिस्ट जो कि लेस कॉस्ट रखते हैं, और जिनकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो कम है, और मोर एफिशिएंटली देन द करंट टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी नई डेवलप कर रहे हैं जिससे एफिशिएंसी जो है ना वो इंक्रीज कर सके। कहता है सोलर, सॉरी, इफेक्टिव यूज ऑफ सोलर सेल जो है कहाँ पे है, देखो रोड्स के ऊपर आप लाइट जो है ना रोशन करने के लिए, उसको इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए हम जो है ना यहीं पे लगाएंगे, इंस्टेंट ऑन द लोकेशन। रिमोट एरियाज में ये जो है ना सोर्स ऑफ एनर्जी बड़ी जो है ना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि वहाँ पे जो है ना सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक जो वायर्स हैं, सप्लाइंग मीन्स इलेक्ट्रिसिटी वुड बी एक्सपेंसिव। ठीक है, सोलर पैनल स्ट्रीट लाइट इज एन रिमोट पार्ट ऑफ द मिड वेल्स विद नो मींस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई क्लोज बाय। ये एक उन्होंने जो है ना तस्वीर दिखाई हुई है, वेल्स जो है कंट्री है, वहाँ पे उसने दिखाया कि ये इस तरह से हमारे अपने रहीमिया खां में जो रोड है आपकी, अबू धाबी रोड जो है, उस पर भी आपने देखा होगा कि रोड लाइट के साथ जो है ना उसका एक पैनल लगा हुआ है, वो उसके लिए ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। यूज ऑफ सोलर पावर इज इन दिस वे रिमूव्स द नीड टू ले इलेक्ट्रिसिटी केबल्स टू द लाइट। जो आप एक जगह से दूसरी जगह बिछाने के लिए जो है ना वो केबल्स इस्तेमाल करते हो, उसको ख़त्म कर देता है। और ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी होता है कि आप जो है ना प्लास्टिक वेस्ट नहीं जनरेट कर रहे वायर की वजह से। सोलर सेल्स आर यूजफुल वेयर द लाइट इंटेंसिटी इज हाईएस्ट। दीज सोलर पैनल्स आर इन अ रिमोट पार्ट ऑफ द मोरक्को मराकश के अंदर जो है ना वो टोटली अपनी यूटिलिटी जो है ना इलेक्ट्रिसिटी वो किससे इस्तेमाल कर रहे हैं, सोलर पैनल से। ये कंपनी जो है उनकी यूटिलिटी कंपनी है, वो टोटली जो है सोलर पैनल से बिजली बना के जो है ना सार्फिन को दे रही है हाउस होल्ड में। सोलर सेल्स जो है ना वो वहाँ पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं जहाँ पे लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जैसा कि ये कैलकुलेटर की उसने एग्जांपल दिया। यहाँ पे उसने सोलर पैनल लगाया हुआ है, उसके साथ जो है ना छोटी सी बैटरी लगी होती है, वो कैलकुलेटर सोलर पैनल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में, उस बैटरी में स्टोर हो जाती है, जो सेल सा होता है वो बैटरी है उसकी। और उससे जो है ना हाँ हम रात को दिन को जिस मर्जी टाइम जो है ना वो कैलकुलेटर्स को इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इवन के वॉचेस भी जो है ना इस तरह की डेवलप की गई हैं कि सोलर एनर्जी से वो चलती हैं। विंड पावर जो है, विंड पावर हमारे पास बहुत पुराने दौरों में लोग जो हैं फ्लो ऑफ एयर को इस्तेमाल करते थे फॉर द सेलिंग शिप्स, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। या ये देखो नीचे विंड मिल्स लगाते थे कि
को जो ना वो करने के लिए, ग्राइंडिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये विंड पावर जो है वो इस्तेमाल होती थी पुराने दौर में। अब बात करते हैं अब मजीद इस विंड एनर्जी प्रोड्यूस कैसे करते हैं कमर्शियल स्केल के लिए। विंड टर्बाइंस इस्तेमाल करें। विंड टर्बाइंस क्या करती हैं, दे आर यूज लार्ज ब्लेड्स टू कैप्चर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड्स। ये कंसिस्ट करती है ब्लेड्स के ऊपर, ये 3 ब्लेड्स हैं, ये इसके साथ शाफ्ट लगी हुई है, शाफ्ट के साथ इसके आगे टर्बाइन लगी हुई है, वो टर्बाइन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देती है। ये विंड्स की काइनेटिक एनर्जी के हेल्प से ही मूव करती हैं। जब ये रोटेट करती हैं तो शाफ्ट रोटेट करती है, शाफ्ट जो है वो टरबाइन को चला देती है और वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देता है। तो डायरेक्टली इससे जो है ना विंड टर्बाइंस हैं, हम विंड एनर्जी को इस्तेमाल करके फ्लो ऑफ एयर को या फ्लो ऑफ विंड्स को यूटिलाइज करके हम डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं फॉर द कमर्शियल स्केल। ये अकेली जो है इंडिविजुअल जो है वो नहीं प्रोड्यूस करती। विंड टर्बाइन डू नॉट प्रोड्यूस एनी पोल्यूटिंग वेस्ट। पहले तो इसके ये फायदे हैं कि ये नॉन रिन्यूएबल की निस्बत वेस्ट प्रोड्यूस नहीं करती, लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि ये ना नॉइजी है, इसका ये डिसएडवांटेज है। और कुछ लोग ये भी कंसर्न करते हैं कि अगर ये पुअर लोकेटेड एरियाज में पुअरली लोकेटेड हो, ऐसे अच्छे से लोकेट ना की हो, मतलब कि इनकी डायरेक्शन इस तरह से हो गया, आप जो वहाँ पे उस एरिया में सराउंडिंग में बर्ड्स हैं वो जो मूवमेंट करते हैं, ठीक है, या आपने बहुत ज़्यादा हाइट पर रख दिया या आपने बहुत ज़्यादा लो रख दिया कि जहाँ पे बर्ड्स की जो फ्लाइंग डिस्टर्ब होती है, तो वो बर्ड्स जो हैं इनके ब्लेड्स के साथ हिट करके मर भी सकते हैं। तो इसका थोड़ा सा ये नुकसान भी है। अच्छा, वो कहता है कि इंडिविजुअल विंड टर्बाइन इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करती कि आप पूरे घर को चला सको। इसके लिए आप या पूरे टाउन को चला सको, इसके लिए आपको नंबर ऑफ विंड टर्बाइंस जो है वो लोकेट करनी पड़ती हैं एक एरिया में सराउंडिंग, जहाँ पे भी आपने डिजाइन किया लोकेशन, उसकी लोकेशन डिपेंड करती है कि वो एरियाज में किन एरियाज में जो है ना विंड टर्बाइंस लगाई जा सकती हैं। वो उन एरियाज में जहाँ पर विंड्स की जो है ना स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि हमारे पाकिस्तान में थरकम जो इलाका है, वो जो डेजर्ट्स हैं, वहाँ पे विंड फार्म्स लगे हुए हैं। विंड फार्म्स का क्या मतलब है, ग्रुप ऑफ विंड टर्बाइन इज कॉल्ड विंड फार्म। जहाँ पे नंबर ऑफ विंड टर्बाइन जो है लोकेटेड हो, वो उस एरिया को हम कहते हैं ये विंड फार्म है। और इससे हम जो है ना लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि आपके टाउन को या विलेज को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकती है। इवन के वो कहता है कि विंड फार्म्स रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेस इन ओपन एरियाज, बट द लैंड कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर फार्मिंग एट द सेम टाइम। इसके नीचे देखो, यहाँ पर अगर ये लगाया ना, तो इसके नीचे जरूरी नहीं है कि सिर्फ अब यही इस्तेमाल, यही इस जमीन को सिर्फ इसी पर्पज के लिए इस्तेमाल। इसका फायदा कि इसके नीचे आप फसलें भी लगा सकते हो, कोई मसला नहीं है। कहता है ऑफ शोर विंड फार्म्स भी होते हैं, लैंड के अलावा ऑफ शोर समुद्रों में भी लग सकती हैं, क्योंकि हवाएं जो है वो समुद्र के ऊपर भी जो है ना बहुत तेजी से मूव करती हैं। तो वहां पे भी कहता है कि सी लेवल में अगर कर लें तो इसको ऑफ शोर फार्म्स कहते हैं। दिस विंड फार्म इज लोकेटेड 10 किलोमीटर्स फ्रॉम द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ आयरलैंड। इसने एग्जांपल दी हुई है कि ये यहाँ पे जो है ना आयरलैंड की दी हुई है कि उसने साउथ ईस्ट कोस्ट रीजन से आयरलैंड में 10 किलोमीटर दूर पे लगाया गया है। ये सर देखो जी, सर ये बता दीजिएगा नंबर ऑफ ऑफ शोर में उसकी बेस विंड कैसे रखते टर्बाइंस हैं? जो हैं वो लगी हुई हैं। ये एक एरिया के अंदर ये लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं, और यहाँ से ही आप इसको जो है ना लोकल एरिया के अंदर ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। इफ इट इज नॉट विंडी इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट प्रोड्यूस। ऐसे एरियाज में लगानी होंगी जहाँ पे विंड्स होती हैं, अगर वो वहाँ पे विंड्स नहीं है तो कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। थोड़ा सा इसका जो है ना डिसएडवांटेज ये भी है कि ये जो है आपके पास कुछ टाइम के लिए अगर हवाएं रुकती हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी स्टॉप हो सकती है। उसके लिए फिर यह है कि भाई जब आप जनरेट कर रहे हो तो आप साथ बैटरीज भी लगा लो, ठीक है, वो बैटरी में स्टोर कर लो, बाद में जब ना चल रही हो तो आप उसको यूटिलाइज करो। लेकिन ये है कि विंड टर्बाइन जो है ना वो एक रिलायबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इसके लिए है कि भाई विंड्स चलेंगी, ठंडी हवाएं चलेंगी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अगर 2 दिन नहीं चलती तो क्या बैठे रहेंगे, ठीक है। लेकिन सोर्स ऑफ एनर्जी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। टू बी इफेक्टिव विंड टर्बाइन नीड
टू बी लोकेटेड इन विंडी एरियाज, इसीलिए बेहतर यही है कि हर जगह पे नहीं इसको जो है ना लगा सकते, विंडी एरियाज माउंटेन एरियाज के ऊपर जो है ना हम इसको बिल्ड कर सकते हैं, वहाँ पे विंड फार्म्स लगा के उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। और रिमोट लोकेशन एरियाज में ये जो है ना इफेक्टिवली जो है ना वर्कआउट कर सकती है, बैटरीज को चार्ज करके वहाँ से हम जो है ना कांस्टेंट सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं, अगर वो रिमोट लोकेशन ऐसी हैं जहाँ पे विंड्स चलती हैं। ठीक है, फिर पावर, वाटर पावर है, यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हैं। पहले के दौर में जो है ना लोग वाटर फ्लो को इस्तेमाल करते थे मशीन को ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर इसी बात को पावर फ्लो ऑफ वाटर की बात करें, फ्लो ऑफ वाटर को हम इलेक्ट्रिसिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? हम डैम्स बना के, डैम्स बनाएंगे जी, उसमें क्या होगा, डैम रिवर्स वैलीज के पास डैम बनेंगे, वहाँ पे वाटर रिजर्वायर उसको स्टोर कर लिया जाएगा, फिर यहाँ से मूव करवाया जाएगा नीचे आपके। इस फ्लो जब यहाँ से नीचे गिरेगा पानी, तो फ्लो उसका जो है ना वो ज़्यादा हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। आगे टरबाइंस लगा दो, वो टरबाइन पानी का जो फ्लो है वो टरबाइन के जो आपके फैंस हैं उनको रोटेट करेगा, वो शाफ्ट उनको चलाएगा और आगे जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देगा। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो एनर्जी, हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स का बहुत बड़ा जरिया है और एक चीपेस्ट और रिलायबल जो है ना रिसोर्स ऑफ एनर्जी है, और इसे फौरी तौर पे क्विकली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन नीड टू बी सिचुएटेड इन हाई माउंटेन्स एरिया सच एज द नॉर्थ एरियाज ऑफ पाकिस्तान की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, वहाँ पे हम जैसे मीर भाषा डैम जो है, ठीक है, नॉर्थ एरियाज में क्योंकि वहाँ पे फ्लो वाटर बहुत अच्छा है, इसलिए वहाँ पर टरबाइन चला के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। नेचुरल जो है ना कंडीशन अवेलेबल है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। इलेक्ट्रिक पावर स्कीम्स आल्सो कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। हाँ, जो डैम बनते हैं ना वो बहुत पैसा लगता है उस पर, और टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूमिंग है, लेकिन जब ये एक दफ़ा बन जाए तो ये लॉन्गर लास्टिंग है, ये बहुत अरसे तक जो है ना ये रहते हैं और ये वर्कआउट करते हैं, और इससे फिर चीप एंड रिलायबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है। ठीक है, पावर वेव पावर्स हैं, वेव्स जो हैं वो मूवमेंट राइज एंड फॉल ऑफ वेव्स इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इफेक्टिव साइड जो हैं जहाँ पे वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, जैसे ये देख रहे हो आप तस्वीर में कितनी हाई जो है ना वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, यहाँ पे आप जो है ना ट्रांसफार्मर्स लगा सकते हो। ट्रांसफार्मर लगाओगे तो वो वेव्स की एनर्जी को कन्वर्ट कर देंगे इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसा कि यहाँ पे देखो, इसने यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये समुद्र में जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं पानी में, वो इसके साथ आगे जब टकराती हैं तो वो अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर कर देती हैं वेव्स को, ये वेव्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। स्कॉटलैंड में सबसे पहला कमर्शियल वेव एनर्जी डिवाइस जो है ना लगाई गई थी जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। ठीक है, फिर तीसरा है टाइडल पावर्स। टाइड्स जो हैं वो डेवलप होती हैं, कहाँ पे होती हैं? जहाँ पे दो, लिखा हुआ है कि द टाइडल पावर इन्वॉल्व्स बिल्डिंग अ डैम अक्रॉस अ रिवर एस्चुरी। रिवर एस्चुरी का मतलब है जहाँ पे दो या दो से ज्यादा वाटर चैनल्स एक जगह पे आके मिलते हैं। ठीक है, एक साइड से पानी आ रहा है, दूसरी साइड से पानी आ रहा है, वो एक आगे एक कॉमन जगह पे आके मिल रहे हैं, उस जगह एस्चुरी कहते हैं हम, एस्चुरी। यहाँ पे आप डैम लगा सकते हो, यहाँ क्योंकि जब वो टकराएंगे आपस में वेव, तो वहां पे क्या होगा, टाइड्स जनरेट होंगी। उन टाइड्स को हम जो है ना ट्रांसफार्मर के थ्रू जो है या टाइडल बराज बना के उसकी इलेक्ट्रिसिटी को, टाइड्स की एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इसका लेकिन क्या कहता है, टाइड पावर इज एबल टू प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाउएवर बिल्डिंग अ टाइडल बराज इज वेरी एक्सपेंसिव। इसको बनाना बहुत महंगा है, लेकिन कहता है कि ये कॉन्टिन्यूसली अवेलेबल हो सकती है। व्हेन अ टाइडल बराज इज बिल्ट इट रिजल्ट इन सम ऑफ द एस्चुरी बीइंग फ्लडेड। कुछ एरियाज जो हैं उसमें सैलाब भी आ सकता है इसकी वजह से। दिस कैन मीन द लॉस ऑफ इम्पोर्टेंट हैबिट्स, जिसकी वजह से आपकी उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी
को लॉस हो सकता है, आपके जो वहाँ पे रहने वाले बर्ड्स हैं, वहाँ पे जो शिकार, अच्छा ये जो एस्टरीज होती है ना, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी का लेवल जो होता है वो बहुत हाई होता है। क्यों? क्योंकि कुछ पानी अलग तरह का है, एक पानी का चैनल अलग तरह का है, वो एक आगे जगह मिल रहे हैं, वहाँ पे पानी की जो है करेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाती हैं, तो डिफरेंट तरह की फिशेस जो है एग्जिस्ट कर सकती हैं, डिफरेंट तरह के मरीन एनिमल्स, मरीन फिशरीज जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। तो बर्ड्स भी वहाँ पे मौजूद होंगे। क्यों? क्योंकि उनके लिए वहाँ पे फूड चेन अवेलेबल है, छोटे मछलियों को वो खा के अपनी खुराक पूरी कर सकती है, तो इसलिए उनकी भी जो है ना प्रॉब्लम आ सकती है। फिर कहता है कि इस चीज को हम इलेक्ट्रिसिटी के रेगुलर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मंथली variations in the tidal will also affect how much electricity can be produced। मंथली वेरिएशंस होती हैं। देखो टाइड्स जो हैं वो कब बनती हैं, या वेव्स जो हैं वो कब बनती हैं, जब मूवमेंट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून की वजह से। अब जब मून जो है वो जो है ना, मून होगा ही नहीं तो टाइड्स भी नहीं जनरेट होती, ठीक है, वेव्स भी नहीं जनरेट होती। तो ये मंथली वेरिएशन आती रहती है। शुरू के दिनों में जब चांद की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी होती है, तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है मून की वो कम होती है। जैसे जैसे 14 होता है उस टाइम मून की फोर्स ऑफ जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ज्यादा होती है, इसलिए टाइड्स और वेव्स ज्यादा बनती है। तो ये मंथली वेरिएशन आती है, लेकिन ये है कि रेगुलर सोर्स है, एक दो दिन के लिए नहीं बनेंगी, लेकिन कॉन्टिन्यूसली चलता ही रहता है ये सिस्टम। ठीक हो गया? दिस पैसेज ऑफ शिप अच्छा ठीक है, अगर यहाँ से टाइडल बराज से जो है ना आप शिप्स पास करोगे तो उससे नुकसान होगा कि आपका जो टाइडल बराज है उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। फिर आता है जियोथर्मल एनर्जी, जमीन के नीचे की जो एनर्जी है उसको आप जो है ना वाटर डाल के उसको स्टीम में कन्वर्ट करके स्टीम से टरबाइन चला के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। तो ये वो कहता है कि कैलिफोर्निया के अंदर सबसे बड़ा लार्जेस्ट पावर स्टेशन है, 750 मेगावाट्स की इलेक्ट्रिसिटी जो है ना जनरेट करता है। तो वो किस तरह से करता है ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि द वार्म रॉक्स आर वेरी डीप अंडरग्राउंड वेयर दिस अकर्स, वेल्स आर ड्रिल्ड डाउन टू द हॉट रॉक्स, ठीक है, नीचे वेल को ड्रिल कर लिए जाते हैं, ऊपर से पानी पंप डाउन किया जाता है, वो पानी जो है ना हीट एब्जॉर्ब करता है रॉक्स की और रिटर्न होके ऊपर सरफेस पे आ जाता है एज अ स्टीम। उस स्टीम्स को जो है ना आप टरबाइन से चला के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। थैंक यू। ये आज का जो है ना आपका लेक्चर था। तो वो ये पिछला लेक्चर भी थोड़ा सा कुछ रह गया था और कुछ ये वाला लेक्चर भी था, तो दोनों जो है ना कंप्लीट हो गए हैं। अब अपनी अटेंडेंस कॉल कर दो आप। अस्सलाम रोल वालेकुम नंबर सर। 1। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम अटेंडेंस वालेकुम। कॉल करो, मैं वहां नहीं लगानी। रोल नंबर 1। रोल नंबर 1 2। प्रेजेंट। रोल नंबर 3। यस सर। रोल नंबर 4। प्रेजेंट सर। रोल नंबर 1 2 3 कोई भी नहीं है? सर नहीं सर, प्रेजेंट। वन नहीं अच्छा बोला, बोल रहे सारे। 1 कौन? अच्छा कोई दोबारा, ठीक है, वो मैंने म्यूट की हुई थी, सॉरी मुझे पता नहीं लगा। 1 2 प्रेजेंट है, ओके। 3 प्रेजेंट सर। ओके, 4 भी है। 5 प्रेजेंट सर। 5 आ गया। 6 यस सर। 7 यस सर। ओके। 8 9 यस सर। 10 यस सर। 11 यस सर। 12 13 वेल प्रेजेंट सर। 12 ओके। 13 का बीमार है, ओके। सर रोल नंबर 8। 15 प्रेजेंट सर। 17 ओके।
19, 20, Present, sir. 21, 22, 22 present, sir. 23, 24, 25, 26, 27, Present, sir. 26 present, 27, Present, sir. 28, प्रेजेंट सर। सर ये क्वेश्चन जो है ये हाजिरी के बाद ले लीजिएगा, मैं दरमियान में बात कर रहा था लेकिन आप किया हुआ था। हाँ ठीक है, 29, 30, 31, 32, 33, सर 29 ने मैसेज भेजा हुआ है। 31, sir. Present. 31. 33, 30, 34, Sir, 31 present. बेटा कर दिए 33 present, sir. Sir, 31 present. कर दिए यार, कर दिए 31 भाई। 35, 36, 38, 33 present, sir. 33 लग गई है, 36 भी हो गई है, 38 भी हो गई है, 39, Present, sir. 39. ओके, 40, प्रेजेंट सर। 41 है यार, ये तो 40 नहीं है, 41 present, sir. 40, अच्छा 40 भी है, ठीक है। 42, प्रेजेंट सर। 43, 44, 45, 46, Yes, sir. 46. 47, 48, यस सर। 47, yes, sir. 7 भी है, 8 भी है, 49, यस सर। 51, प्रेजेंट सर। 51 प्रेजेंट। 52, यस सर, इसका नेटवर्क इशू है सर, मैसेज कर दिया उसने। 43 और 53, यार किसका कह रहे थे, क्या रोल नंबर बता रहे थे? 40 मैसेज जिसने किया है, 29, sir. 29 का कह रहे थे। Yes, sir. रोल नंबर 9, अच्छा चलो, अच्छा मैं देख लेता हूँ मैसेज भी। और सर रोल नंबर 1 भी लेक्चर लेता रहा, ये अभी 2-4 मिनट पहले उसने लीव किया अटेंडेंस से। चलो कोई नहीं, ठीक है, लगा दिया। ओके, थैंक यू 29 सर. का, ओके। हाँ जी, 28 क्या क्वेश्चन है बच्चे, पूछ लो। सर क्वेश्चन ये था कि ऑफ शोर जो हम विंड पावर लगाते हैं स्टेशंस में, ये कह रहा था कि समंदर की गहराई काफ़ी होती है, तो किस तरीके से हम उसकी बेस बनाते हैं, उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दीजिएगा। बच्चे जो है ना, नीचे बेस बनाई जाती है, सॉलिड बेस्ड ही बनाई जाती है। जिस तरह से आप जो है कोई भी हाँ, आपने ये देखे होंगे सड़कों के ऊपर जो उसके इलेक्ट्रिसिटी के खंभे लगे हुए थे बड़े बड़े, उसके नीचे पहले बेस बनाई जाती है, उसकी सॉलिड बेस। इसी तरह से उसकी ब्लॉक्स, बने बनाए ब्लॉक्स, ठीक है, पहले ब्लॉक्स बनाते हैं जमीन पे और उनको आप समुंदर में लेके जाते हो और उसको क्रेन के थ्रू डंप नीचे जो है ना नीचे बिछा दिए जाते हैं और जो है ब्लॉक्स के ऊपर ही ब्लॉक्स को
रख दिया जाता है। देन वो जब ऊपर आते हैं फिर उसके अंदर वो फिटिंग करके और जो है आपकी जो क्या नाम उसका विंड टर्बाइंस जो है उसका जो सर्कुलर एरिया है उस हिसाब से उसमें सुराख करके, ठीक है, और उसको डंप कर देते हैं और वहां पे स्क्रूज के साथ उसको टाइट कर देते हैं। सर ये तो तरीका आमतौर पे चलता है, मैं ये सोच रहा था कि शायद इसके अलावा कोई और मेथड भी है जिसके जरिए जो है इसको वहां पे बेस उसकी सेट की जाती है। हाँ, अगर ऐसे देखो समुंदर, हर जगह पे समुंदर की डेप्थ जो है ना एक जैसी नहीं है, कहीं पे कम डेप्थ भी है। जहाँ पे कम डेप्थ है तो वहां पे वो डायरेक्टली भी जो है ना लोकेट किए जा सकते हैं, लेकिन बेहतर एफिशिएंट और सेफ तरीका यही है कि पहले ब्लॉक्स रखे जाते हैं नीचे, क्योंकि उनका अपना एक वेट होता है, वो फिर मूवमेंट नहीं करते पानी की मूवमेंट की वजह से, उनका इतना हाई वेट होते हैं कि वो नीचे जो है सॉलिड बेस उसको प्रोवाइड करते हैं। अगर आप डायरेक्टली इसको जमीन के अंदर नीचे डंप करोगे तो ये इसके हिलने के ज्यादा चांसेस होंगे, ठीक है। इसलिए पहले वो ये लोग जो है वो उसके अंदर ब्लॉक्स बना के नीचे ब्लॉक्स रखते हैं और उसके अंदर जो है ना वो उतने सरफेस एरिया को सर्कुलर उसके अंदर ड्रिल करके उस पूरे को जो है ना अपने रॉड को अपने विंड टरबाइन का जो पाइप है उसको उसके अंदर एंटर कर दिया जाता है और फिर उसको जो है ना वहां पे स्क्रू उसके साथ टाइट कर दिया जाता है। सर इस तरह उसकी कॉस्ट ही बहुत आती होगी इतनी गहराई के साथ जो है ना उसको सेट करना। बिल्कुल आती है, लेकिन देखो आप उसके लिए अलग से ग्रिड स्टेशन नहीं बनाने पड़ते ना, फिर ग्रिड स्टेशन पे भी तो अच्छी वाली कॉस्ट आती है और उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है फिर ग्रिड स्टेशन की। अरे सर पिछले डायरेक्ट, हाँ जी, डायरेक्ट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सर पिछले वीक की बात करना चाह रहा था कि पिछले वीक जो है वो मैं पेपर देने के लिए गया हुआ था एग्जाम लाहौर ना, वफाकुल अच्छा। मदारिस के उलूम इस्लामिया की आखिरी क्लास है मास्टर इन अरबी के सर। तो मैंने एचओडी साहब से बात की थी कि भाई किस तरीके से जो है उसकी छुट्टी ली जाए, तो वो मुझे कह रहे थे कि भाई बेटा इस तरह जो है ना उसकी एप्लीकेशन का कोई सूरत हाल नहीं होती, आप असातिज़ा को एतमाद में लेके अपनी प्रेजेंट लगवा लें तो वो लग जाएगी। मैं कहा ठीक है मैं बात करके देख लूंगा इंशाल्लाह। अच्छा चलो ठीक है, देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर बच्चे ऑनलाइन क्यों होगा, ऑन कैंपस होगा इंशाल्लाह मंडे को। जी इंशाल्लाह सर आएंगे। अटेंडेंस लगा दें। अब कहाँ से आ रहे हो सो के उठ के? और सारा लेक्चर ले रहा था सर, बस 2 मिनट वॉशरूम ही गया था। ये ग्लोबल वाला सारा मैंने लेक्चर लिया हुआ है, आपका लिया था। चलो ठीक है, ओके यार ये लेक्चर तो अपलोड कर दीजिएगा। बच्चे लेक्चर अपलोड नहीं करना, स्लाइड्स दे दी हैं मैंने। सर फिर रिकॉर्ड सर कर दीजिएगा सर, पढ़ना होता है। नहीं, स्लाइड से पढ़ लो, स्लाइड्स एलएमएस पे अपलोड कर दी हैं सब 8 सर लेक्चर्स की। सर रिकॉर्ड सेशन अपलोड नहीं कर सकते? नहीं वो जो है ना अभी मैं जरा घर पे मेरे प्रॉब्लम है तो मैं छुट्टियों पे आया हूँ 1 हफ्ते की। चलिए ठीक है सर ये एग्जाम का बताइएगा कि कब तक मिड लेने का जो है ना इनका चांसेस हैं, अगर कोई इस बारे में इंफॉर्मेशन है तो। मिड अभी तो नहीं, खैर अभी तो 4 वीक हुए हैं, अभी तो कम से कम जो है ना मेरे ख्याल से 8 वीक तो होंगे। सर रमजान से पहले के कुछ चांस है या बाद फौरन के? नहीं, बाद की बात है, रमजान तो आया खड़ा है अब, 4 5 हफ्तों के लेक्चर से थोड़ी मिड होगा। नहीं सर रमजान पूरा है, उसके भी 4 वीक होंगे ही सर। हाँ तो रमजान के बाद ही अब बात होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि 8 वीक तभी बनेंगे, 8 वीक्स के बाद ही जो है वो एग्जाम की ज्यादा चांसेस है। टोटल सर 16 वीक्स होते हैं या ज्यादा भी होते हैं? जी 16 ही होते हैं, कम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं होते। सही सर, थैंक यू। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज।